Hello warriors, today Qatar Defense Academy has arranged an interview with Mr. Bhuvnesh Kumar Sharma, who has recently cleared Indian Air Force examination. So firstly, congratulations Bhuvnesh. थैंक यू सर। Okay. तो बच्चों, जैसा हमने आपको बताया था, कटारा डिफेंस एकेडमी रेगुलरली आपके लिए सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के साथ इंटरव्यू लेकर आती रहेगी और ये जो इंटरव्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए तीन चीज़ों के लिए। एक तो ये कि आपको इनसे मोटिवेशन मिलेगा, आपको पता चलेगा कि हाँ बिल्कुल आप जैसे बच्चे बहुत आसानी से भाई सिलेक्शन पा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए और तीसरी चीज़ ये कि क्या गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि भाई जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स होते हैं ना वो बता सकते हैं कि किस तरीके से आपने अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। तो ये सब हम भुवनेश कुमार शर्मा से आज सीखेंगे कि कैसे कैसे भाई इन्होंने सिलेक्शन को पाया। ओके, सो उससे पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन जानते हैं भुवनेश कुमार शर्मा का। तो भुवनेश अपने बारे में थोड़ा सा बच्चों को बताएं। Thanks for KD and my honorable teacher giving me to this golden opportunity to introduce myself. My name is Bhuvnesh Kumar Sharma. I belongs to Aligarh in UP. I have cleared my 12th with 79% mark in 2018. Now recently I have cleared two exams. Firstly Air Force X Group exam and secondly Indian Coast Guard Navik ZD exam. ओके भुवनेश, तो मतलब आपने अभी दो एग्जाम क्लियर किए हैं, इंडियन एयरफोर्स भी और इंडियन कोस्ट गार्ड। ओके, इंडियन कोस्ट गार्ड का आई थिंक सो अभी आप सिर्फ सेकंड का इंतजार कर रहे होंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी उसका रिटर्न क्लियर कर लिया है इन्होंने और फिजिकल की उसकी तैयारी चल रही है और उसकी अभी रिसेंटली डेट्स आने वाली हैं। ओके भुवनेश, वेरी गुड, आपने दो एग्जाम्स क्लियर किए हैं। तो भुवनेश आपका बैकग्राउंड कहाँ से रहा, मतलब कैसे कहाँ से आपने स्कूलिंग किया है, मतलब कौन सा बोर्ड था आपका, ये बच्चों को थोड़ा बताएं इसके बारे में। सर मैं एक स्मॉल विलेज से बिलोंग करता हूं और मैंने यूपी बोर्ड से अपना 10th एंड 12th किया है। तो बच्चों इस चीज़ पर बड़ा ध्यान दीजिएगा कि मतलब यूपी बोर्ड से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना बहुत डर लेकर आते हैं कि सर मैंने यूपी बोर्ड से क्लास 12th किया है, एयरफोर्स में क्या सिलेक्शन हो पाएगा, एयरफोर्स में जीडी भी होता है, तो सर क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो ये ना एक्चुअली सिर्फ फोबिया है जो बना रखा है। आपके सामने भुवनेश कुमार शर्मा है, यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, विलेज बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि विलेज बैकग्राउंड से बच्चे सिलेक्शन नहीं पाते। आप हमारे सामने देख सकते हैं कि बहुत ही नॉर्मल कैंडिडेट विलेज बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और सिर्फ अपने हार्डवर्क, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन की वजह से आज इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़ी बात है भाई, डेडिकेशन होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए। बाकी का आप किसी भी बोर्ड से मैं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी भुवनेश अपना स्ट्रेटेजी बच्चों को बताएं कि आपका स्ट्रेटेजी क्या रहा था। सर बहुत से बच्चे डर जाते हैं क्योंकि वो विलेज से बिलोंग करते हैं यूपी बोर्ड से, वो ये सोचते हैं कि जीडी में वो इंग्लिश में बोल नहीं पाएंगे। सर ऐसा कुछ भी नहीं है। हार्डवर्क से, एक कहावत है इंग्लिश में, हार्डवर्क विल नेवर लेट यू डाउन, मतलब हार्डवर्क से सब हासिल हो सकता है। सर मेरी स्ट्रैटेजी ये रही थी, मैंने अपनी कोचिंग यानी केडीए की जो स्टडी मटेरियल था उसको फॉलो किया एंड मैं अपने स्टडी टाइम में 1 by 1 हर सब्जेक्ट को इक्वली टाइम देता था। तो ये एंड और जो मेरी डाउट क्रिएट होती थी, जो हमारे मतलब डाउट स्टाफ हैं कोचिंग में ही, मैं उनके पास जाकर उन डाउट को सॉल्व कराता था, क्योंकि ये चीज़ मेरे लिए वेरी बेनिफिशियल रही अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने में, दोनों एग्ज़ाम्स को। तो सबसे इम्पोर्टेंट मतलब ये कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई तैयारी के साथ साथ जो भी डाउट बनते हैं उन्हें साथ के साथ क्लियर करना चाहिए। हाँ, तो देखो बड़ी एडवाइस मिल गई आपको कि डाउट्स को बीच में ना छोड़ें। ओके भुवनेश, आप अपने मार्क्स को ज़रा बताएं, आपके मार्क्स कितने थे। 50 out of 70। ओके 50 out of 70, भाई बहुत अच्छा स्कोर है यार, 50 नंबर, 70 में से 50 नंबर। अच्छा मैथ्स का स्कोर कितना था आपका। 21.75। 21.75, यार मैथ्स बड़ा डर रहता है बच्चों के लिए कि 12th पास आउट जो बच्चे होते हैं, स्पेशली वो जिनका मैथ्स इतना अच्छा नहीं होता, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है कि 21.75 मार्क्स आउट ऑफ 25, मतलब क्या, मतलब ऐसा भुवनेश आपने क्या तैयारी की कि आपके इतने अच्छे नंबर आ गए। सर मैंने सबसे पहले तो अपनी कोचिंग की जो भी हमें सीट्स मिली थी उनको लगातार फॉलो किया, उनको सॉल्व करता रहा एंड जब एग्ज़ाम क्लोज आया तो मैंने जो अपने परचेज़ किए थे कोचिंग से मॉक उनको लगाया, वो बहुत ही बेनिफिशियल रहे मेरे एग्ज़ाम को और मैथ्स में इतने अच्छे मार्क्स लाने के लिए। ओके, तो मतलब मॉक टेस्ट और आपकी रेगुलर क्लासेस और हमारा स्टडी मटेरियल,
ओके तो भुवनेश ये टाइम कैसे मैनेज किया आपने, क्योंकि 20 मिनट्स ही होती हैं और 20 मिनट्स में हमें 25 क्वेश्चन मैथ्स की हम बात करें तो मैथ्स में हमारे पास 20 मिनट्स हैं और 20 मिनट्स में 25 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो टाइम मैनेजमेंट बड़ा रोल होता है, तो टाइम को कैसे मैनेज किया आपने? सर मोर एंड मोर प्रैक्टिस, विदाउट प्रैक्टिस आप मतलब टाइम को रिड्यूस नहीं कर सकते। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मॉक लगाने ही होंगे, क्योंकि तभी आप अपना मतलब जो है टाइम को रिड्यूस करके मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हो। ओके और आपका फिजिक्स में क्या स्कोर रहा? 16। ओके तो फिजिक्स में आपने ऐसा क्या स्पेशल किया? सर मैंने पहले तो जो कोचिंग से सीट मिली थी फिजिक्स की उनको लगाया फर्स्ट एंड सेकंड, एंड जो मतलब हमारी कोचिंग के टीचर हैं शैलेंद्र सर, उनकी जो मतलब आती थी जो सीरीज चलाई थी उन्होंने, एग्ज़ाम क्लोज था जो प्रैक्टिस सीरीज़, मैंने उसको रेगुलरली फॉलो किया एंड अपने कोचिंग से जो मॉक्स मिले थे उनको रेगुलरली लगाया। ओके तो मतलब ये कि आपने इतना अच्छा स्कोर पा लिया इन सब चीज़ों को करके, और यही बच्चों को करना भी चाहिए भाई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो है आपकी स्ट्रेटेजी प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि बिना स्ट्रेटेजी के आप कितना भी हार्ड वर्क कर लें, अगर स्ट्रेटेजी प्रॉपर नहीं है ना तो फिर सिलेक्शन नहीं हो सकता। बिल्कुल जैसे इन्होंने टाइम मैनेज की बात करी कि टाइम को कैसे मैनेज करना है, इतने कम समय में इतने ज़्यादा स्कोर इतना अच्छा कैसे प्राप्त करें, तो ये सब स्ट्रेटेजी भुवनेश ने आपको बताई एंड आई होप सो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ओके भुवनेश, तो भाई कोचिंग का यहाँ पर थोड़ा बताएं कि कोचिंग का मतलब बच्चों को ऐसा भी लगता है कि सर कोचिंग करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो कोचिंग में क्या क्या चीज़ें हेल्पफुल रहती हैं, वो कोचिंग के बारे में थोड़ा सा बताएं। सर कोचिंग से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि मैंने इससे पिछली बार कहीं पे भी कोचिंग नहीं की थी। मेरे 45 मार्क्स थे बट मैं फिज़िक्स में रह गया था 0.25 नंबर से। सो मैं यहाँ पे फिर मैं अलीगढ़ आया और केडीयू को मैंने ज्वाइन किया। सो आफ्टर केडीयू ज्वाइन करने के बाद मेरे को लगा कि कोचिंग नेसेसरी है एवरी स्टूडेंट के लिए, बिकॉज अपनी जो डाउट क्रिएट होती थी मैं घर पे जब पढ़ता था तो वो सॉल्व नहीं हो पाती थी। यहाँ पे मैं टीचर से पूछता एंड टीचर्स रेगुलरली या तो टीचर्स को टाइम मिलता, नहीं तो जो हमारा डाउट स्टाफ है वो मेरे को उन डाउट को क्लियर कर देता। तो मतलब कोचिंग से इम्पोर्टेंट है हाँ? हाँ मतलब जल्दी सिलेक्शन के लिए, अगर आप जल्दी सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ऑब्वियसली भाई आपको बहुत हेल्प मिलती है। ओके भुवनेश, अभी आपने टेस्ट सीरीज़ की बात करी कि आपने मॉक टेस्ट जो किए थे वो कटार डिफेंस एकेडमी के किए थे, तो मॉक टेस्ट कितने हेल्पफुल रहे आपके लिए? जैसे आपने मॉक टेस्ट किए और से कहीं से भी मॉक टेस्ट देखे होंगे, तो यहाँ मॉक टेस्ट में कुछ डिफरेंस आपको मिला मॉक टेस्ट के बारे में? क्योंकि बिल्कुल यहाँ के जो मॉक थे वो एग्ज़ाम पैटर्न लेवल के थे, और मॉक टेस्ट विदाउट मॉक टेस्ट आप अपने नंबर्स को एंड टाइम को इंक्रीज़ नहीं कर सकते। टाइम को आपको रिड्यूस करना पड़ेगा और नंबर्स को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। हमारी जो कोचिंग के मॉक टेस्ट हैं वो बहुत ही बेनिफिशियल हैं, क्योंकि जब अपना मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था तो मैंने फिर कोचिंग के जो मॉक लगाए और उनमें मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मतलब ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। जितना मेरा मतलब मॉक में स्कोर आता था उससे ज़्यादा ही मतलब अपने जो टेस्ट हैं उनमें मेरा जो मतलब रियल टेस्ट है ये फोर्स एग्ज़ाम उसमें मार्क्स आए। मतलब ये है कि मॉक टेस्ट भाई प्रॉपर पूरी तरीके से अच्छे से डिज़ाइन किए हैं, वो भी ऐसे कि मतलब यहाँ मॉक टेस्ट में कम मार्क्स हैं थोड़े बहुत, लेकिन भाई एयरफोर्स में तो 50+ ही हैं हाँ? ओके चलो, तो भुवनेश यार अब लास्ट क्वेश्चन है कि यार जीडी का बड़ा डर रहता है। जीडी का आप देखते हैं कि लोगों ने इतना ज़्यादा डर पैदा कर रखा है बच्चों के अंदर कि जीडी के स्पेशल क्लासेस बताते हैं कि जीडी के लिए ये करना चाहिए वो करना चाहिए, जीडी के लिए इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। इवन यूपी बोर्ड वाले बच्चे तो इतना डर जाते हैं कि सर जीडी तो हमसे क्लियर होगा ही नहीं। वो इस माइंड सेट के साथ आते हैं कि सर जीडी के साथ जीडी का क्या करना है, रिटन तो हम बाद में देखेंगे लेकिन जीडी का क्या करना है, इस डर के साथ आते हैं। तो क्या ये सच में जीडी एक फोबिया है जो बच्चों ने बना रखा है? जीडी के बारे में बताएं। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। जब मेरा रिटन निकला था तो मैं भी गया था मतलब स्पीकिंग की कोचिंग्स में, तो वहाँ पे मतलब इंग्लिश पढ़ाने लग गए, लेकिन ऐसा क्यों कुछ नहीं है। वहाँ पे हमें वो एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं हो पाता। बच्चे फालतू में इंग्लिश की कोचिंग्स के लिए भागते हैं इंग्लिश सीखने के लिए। आपको 1-1.5 महीने में कोई इंग्लिश नहीं सिखा सकता। ये आप खुद के हार्डवर्क एंड कोचिंग की गाइडेंस के वजूद पे ही आप जीडी को इजीली क्लियर कर सकते हैं। मैं एक यूपी बोर्ड का छात्र हूँ, फिर भी मैंने हार्डवर्क और अपनी कोचिंग के जो हमारे सर हैं राहुल सर, इन्होंने हमें तैयारी कराई। इन्होंने मतलब नेचुरली कराई, कोई ये नहीं था कि बहुत सी कोचिंग्स में मैंने देखा था, यूट्यूब पर भी देखता हूँ कि पेजेस को थमा देते हैं, टॉपिक्स को ग्लोबल वार्मिंग के टॉपिक्स थमा दिए उनको रटवाते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल नेचुरली था। बच्चा खुद बोलता था अपने टॉपिक्स तैयार करके घर से, एकदम नेचुरली एंड एक्सीडेंटली, मतलब अचानक ही टॉपिक्स सर बोलते थे और हमें उस पर बोलना होता था।
सो ऐसा कुछ नहीं है, जीडी एक फोबिया बना रखा है बच्चों ने। ओके, तो अच्छा इंग्लिश का तो रोल बताया नहीं, इंग्लिश का क्या रोल है? इंग्लिश का मतलब क्या सच में बहुत बड़ा रोल है कि बिना इंग्लिश के सिलेक्शन नहीं हो सकता? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर डेली रेगुलरली इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ोगे और मतलब ज़्यादातर कांटेक्ट में इंग्लिश की जो जैसे कि इंग्लिश के न्यूज़ हैं उनको सुनोगे एंड मतलब टॉपिक्स को अपने को उनमें बस ये देखना है आपको कि है क्या इस टॉपिक में, रटना नहीं है आपको। रटोगे तो आप मात खा जाओगे फिर। ओके, तो मतलब हाँ, मतलब डर ही है। ओके, मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, सिंपल ही है। ओके चलो भाई, ये बहुत सही है। ओके भुवनेश, थोड़ा सा फिजिकल के बारे में बात कर रहे थे। फिजिकल में भी कुछ बच्चे आउट हो जाते हैं, तो फिजिकल की तैयारी आपने कब से शुरू की? मतलब क्या जब से आपने तैयारी मतलब जब से रिटन की कोशिश मतलब रिटन के लिए पढ़ना शुरू किया था, क्या तब से ही आपने फिजिकल के बारे में मतलब फिजिकल करना शुरू कर दिया था, या फिर रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद? मतलब फिजिकल के बारे में बताएं कि फिजिकल का सही समय क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? फिजिकल का सही समय आफ्टर आपका रिजल्ट आ जाए, आप क्लियर कर जाओ एग्जाम को, तब करनी चाहिए। बहुत से बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं। इस बार भी मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स से वो पुशअप्स में आउट हुए हैं, कुछ साइको टेस्ट में आउट हुए हैं। तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना, हर चीज़ को हर बारीकी तरीके से अपनी मेहनत करनी है, बस यही है। क्योंकि बच्चे मोस्टली फोकस करते हैं जीडी पे, जब तक वो वहाँ तक जबकि वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। तो आपको हर चीज़ बहुत बारीकी से प्रैक्टिकली करके जानी है, घर से अपनी तैयारी। हाँ यार, ये बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने कि जीडी तक पहुंच नहीं पाते, लेकिन डर जीडी का स्टार्टिंग से ही है। तैयारी करने से पहले से जीडी का डर लेकर आते हैं। फिजिकल की तैयारी बहुत पहले से, स्टेप बाय स्टेप। मतलब सारी चीज़ ये है कि स्टेप बाय स्टेप आपको बढ़ना चाहिए। क्या बात है भाई, देखो ये इस तरह की टिप्स आपको मिलती हैं अभी इस समय पर। मतलब आपको रिटन पर फोकस करना चाहिए। तो भुवनेश, लास्टली बस भाई यही पूछना चाहूँगा मैं बच्चों के लिए, क्योंकि सारे जो इंटरव्यूज़ हैं वो सिर्फ बच्चों के लिए ही तो करा रहे हैं कि बच्चों को क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता, क्या वो सीख सकते हैं। और अभी 1 से 2 महीने के अंदर भाई जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो अभी रिटन एग्जाम भी देने वाले हैं। तो उनके लिए आप क्या गोल्डन एडवाइस देना चाहेंगे? क्या मतलब लास्ट में आपका इंपॉर्टेंट टिप्स आप देना चाहेंगे बच्चों? जैसा कि मैं समझता हूँ सभी बच्चों का लगभग सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, तो आपको बस अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करनी है और उसमें वो कमियां देखनी है जिनमें मतलब जैसे कि टॉपिक्स हैं बहुत से बच्चों को हीट, थर्मोडायनेमिक्स, फिजिक्स में, तो उन पर फोकस करना है। बस मॉक टेस्ट से अपनी कमियां निकालनी है और उस पर फोकस करना है। और मॉक ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं, उसमें स्कोर चेक करते रहना है, उसको बस इंक्रीज़ करना है कि मॉक में कैसे हम स्कोर को इंक्रीज़ करें। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके जेन्युइन एग्ज़ाम में। ओके, मतलब ये कि लिमिटेड पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करना है इस समय पर। हाँ चलो भाई, ये गोल्डन टिप्स रहे। ओके, बहुत अच्छा लगा भुवनेश आपसे बातें करके। ज़रूर बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपसे। लास्टली भुवनेश, कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन, और भाई आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेस। थैंक यू सर। ओके, जय हिंद। जय भारत।